हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग की हेल्थ अच्छी होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स जो है वो हमने कंप्लीट किया था। तो अब हमारा पॉइंट जो है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है एडिंग, लेकिन पूरा जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। You all are very familiar about the security issues of our internet networks. काफ़ी सारे जंक मेल्स या फिर स्पैम मेल्स या फिर वायरस, ये सब से जो हम फेमिलियर है। आपको तो पता ही होगा कि कितना फ्रॉड होता है। हमारा जो पेटीएम या फिर वगैरह पेमेंट गेटवे से अगर हम पेमेंट करने जाते हैं तो हमारी डिटेल जो है वो हैक हो जाती है और कई नंबर से हमें कॉल आते हैं और बताते हैं हम ये बैंक से बोल रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड जो बंद हो रहा है, आप जल्दी से हमको नंबर दो, आपके एटीएम पिन नंबर दो। ये वगैरह फ्रॉड कॉल जो आते हैं तो ये इसी की वजह से आते हैं। जो सिक्योरिटी का इश्यू जो है ये नेटवर्क इंटरनेट में तो रह नहीं वाला है, 99% सॉल्व हो सकता है, लेकिन पूरा 100% जो है वो अनसॉल्व प्रॉब्लम है। तो फिर भी हमें जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करना है, कितनी पॉसिबिलिटी है और होनी चाहिए। अगर ऐसे इश्यूज जो रहेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये कहा गया है, क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लिया गया है। अगर हम किसी भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट करते हैं तो हमारा क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल हम डालते हैं, एटीएम कार्ड की डिटेल डालते हैं, किसी भी हमारे जो बैंक डिटेल एंटर करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो पॉसिबल है कि हैक हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या क्या जो है वो सिक्योरिटी हमें रखनी चाहिए, क्या क्या अचीवमेंट्स जो है वो हमें सुरक्षा के लिए रखने चाहिए। तो ये पॉइंट्स, सम पॉइंट्स, वी हैव सम पॉइंट्स फॉर डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी इश्यू इन इंटरनेट नेटवर्क। सो लेट वी डिस्कस इट। देन द फर्स्ट talking about confidentiality, that means secretness. अगर गुजरातीમાં હું કહું તો ગુપ્તતા, બરાબર। સિક્રેટનેસ जो है, सिक्रेटनेस होनी चाहिए। कोई अनऑथोराइज पर्सन अगर होता है तो उससे हमारा डेटा जो है वो बचना चाहिए, उससे हमारी सिस्टम जो है वो बचनी चाहिए। और किसी मैसेज जो है वो क्रिप्टोग्राफी यानी कि कोई कोडवर्ड में कन्वर्ट करके वो ऐसी कोई सुविधा हो तो ये अगर बेहतर रहेगा, हमारा डेटा जो है वो हैक नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटी जो है ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सीक्रेट इसमें जो है वो नहीं रहती। कॉन्फिडेंशियल की जो बात है तो ये 100% श्योर जो है वो ऐसे कोई पेमेंट गेटवे जो है नहीं देता। एस्केप ऑफ नेट बैंकिंग बेस्ट ऑप्शन फॉर पेइंग टू एनी अदर टाइप्स ऑफ बिल एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ पेमेंट। तो बाकी के गेटवे में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही है कि कोई भी अगर सीक्रेट हो बात, वो कैसे रख दी जाए। तो क्रिप्टोग्राफी की वजह, क्रिप्टोग्राफी की बात आगे आ रही है, हम डिटेल में जाएंगे व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, बराबर। तो क्रिप्टोग्राफी की वजह से या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन हो या अनऑथोराइज पर्सन हो, अनऑथोराइज पर्सन जो है वो डेटा नहीं देख पाए, सिस्टम नहीं ओपन कर पाए, ऐसी कोई सिक्योरिटी अगर हो तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। और उसके बाद जो बात की गई है वो इंटीग्रिटी की बात है। इंटीग्रिटी यानी कि प्रॉपर कनेक्टिविटी। तो इंटीग्रिटी जो है वो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मैसेज जो है वो इंटरकनेक्टेड, यानी कि एक मैसेज जो भी कोई हमें भेजता है तो वो इसको ही मिलना चाहिए जिसको वो भेजना चाहता है। कोई ईमेल जो है, मेरा एक्स फ्रेंड को अगर ईमेल भेजना चाहूँ तो मेरे ईमेल सर्वर से कोई भी मेल जाता है तो उसी के पास ही जाना चाहिए। ऐसी प्रॉपर कनेक्टिविटी, बीच में से कोई भी हैकर जो है वो कनेक्टिविटी ब्रेक ना कर दे। तो ऐसी इंटीग्रिटी की आवश्यकता है। तो ये इंटीग्रिटी की वजह से ये कनेक्टिविटी जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो इंटीग्रिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बीच में से हैकर या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम से अगर कोई प्रोटोकॉल इधर उधर हुआ तो हमारा मैसेज जो है वो कनेक्टिविटी अचीव नहीं कर पाता।
या फिर कोई मैसेज हमें किसी का भी आ सकते हैं, अनऑथोराइज पर्सन के भी मैसेज आ सकते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस जो है वो इंटीग्रिटी के रिलेटेड है। और उसके बाद अगर देखें तो ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन यानी कि अधिकार, जिसको अधिकार है मेरी सिस्टम को छूने का वही मेरे सिस्टम छू सकता है, जिसको अधिकार है मेरे मैसेज पढ़ने का वही मेरा मैसेज पढ़ सकता है, बराबर। जो ऑथोराइज पर्सन है, जिसको मैं राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, वही ग्रांट ले सकता है। मेरी कोई भी प्रॉपर्टी हो, मैं उसको राइट दूंगा तभी वो देख सकेगा। इसके अलावा वो मेरा प्रॉपर्टी या फिर मेरा मैसेजेस कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो ये एक ऑथोराइजेशन का भी एक इश्यू जो है वो इससे सोल्व हो सकता है, अगर कोई ऑथोराइज पर्सन ही उसको यूज़ करे। अनऑथोराइज पर्सन जो है वो डिनाइड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ऐसी कोई सिक्योरिटी अगर हो सकती है तो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क के लिए भी अच्छा है। और इसके बाद की जो बात की गई है लास्ट में, वो है नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन यानी कि अनएक्सपेक्टेबल मूवमेंट, द वन टाइप्स ऑफ अनएक्सपेक्टेबल मूवमेंट। कोई हमको मैसेज भेजता है, फ्रॉड मैसेज, फिर वो ऐसा दावा करता है कि ये मेरा मैसेज नहीं, तो दैट इज रॉन्ग फैक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमें तुरंत ही पता चल जाना चाहिए कि ये मैसेज इसका ही है। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो फिर वो डिलीवरी करने हमारे घर आता है, फिर हम उसको बोले कि ये हमने नहीं ऑर्डर किया, तो उसके पास आप और हम देख सकते हैं कि प्रूफ होता है, देखो ये आपका मैसेज और ये आपका ऑर्डर नंबर, ये आपका ये सब, आपने इतने बजे इतनी डेट को आपने ऑर्डर किया। तो ये अच्छी सुविधा है, ऐसी होनी भी चाहिए, ताकि कोई अनएक्सपेक्ट यानी कि ये कह नहीं सके कि ये मेरा नहीं है, वो तुरंत पकड़ा जाता है साइबर क्राइम सिक्योरिटी की वजह से। तो ये 4 पॉइंट जो थे वो इश्यूज थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि थ्रेट्स, इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट्स यानी कि ગુજરાતીમાં જો કહીએ ને તો ભય સ્થાનો, ઇન્ટરનેટની સિક્યુરિટીને જોખમાવતા ભય સ્થાનો। इंटरनेट सिक्योरिटी जो है वो किसकी वजह से करप्ट होती है, पहले तो ये आपको हेडिंग जो है वो समझना है, बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल पॉइंट? द पॉइंट इज इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, टॉकिंग अबाउट थ्रेट्स। किस थ्रेट्स? जो इंटरनेट सिक्योरिटी को करप्ट करता है। तो ये थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये 5 टाइप के जो थ्रेट्स जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और उसके अलावा भी कई सारे थ्रेट्स है जो इंटरनेट सिक्योरिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो करप्ट करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ये 5 टॉपिक की डिस्कशन की गई है, तो हम उसकी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेलिशियस कोड, दैट इज वन टाइप्स ऑफ वायरस, नथिंग एनी अदर। द टॉकिंग अबाउट वायरस, वी ऑलरेडी नो अबाउट वायरस। ज्यादा से ज्यादा वायरस जो है वो इंटरनेट चालू होने की वजह से ही एंटर करते हैं। अगर ये वायरस जो है वो और कोई नहीं होता, एक जो है वो करप्टेड कोड ही होता है। ऐसा कोड जो है वो डिजाइन किया गया होता है नेगेटिव टारगेट को ध्यान में रख के, नेगेटिव टारगेट को ध्यान में रख के जो है वो सबसे पहले दुनिया का जो नेगेटिव कोड जो था, वायरस जो था, वो आई लव यू नाम का वायरस था। ठीक है, उससे पहले भी था, लेकिन जो पब्लिश हुआ वो कहते हैं पाकिस्तानी जो जुड़वा ब्रदर्स जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था। वो तो उनकी सिक्योरिटी के लिए डिज़ाइन किया गया था। उनका कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर के अगर कोई हम डबल क्लिक करें फोल्डर ओपन करने के लिए, तो आई लव यू लिख कर आ जाता है और फोल्डर नहीं ओपन होता। तो ये आई लव यू जो है उसके पीछे कोडिंग था। क्या कोडिंग था? अगर कोई डबल क्लिक करे फोल्डर पे तो फोल्डर नहीं खुलना चाहिए, लेकिन जो कोई भी हो अनऑथोराइज पर्सन तो उसको ये मैसेज आना चाहिए। तो ये तो टारगेट अच्छा था इनका सिक्योरिटी का। लेकिन उसके बाद जिसने ऐसा कोई डिजाइन किया कोडिंग, तो वो नेगेटिव टारगेट को लेके कोडिंग किया, किसी का नेटवर्क हैक करने के लिए, किसी का कंजेशन जो है वो करप्ट करने, कंजेशन यानी कि जो नेटवर्क में ट्रैफिक होता है वो करप्ट करने के लिए, किसी को स्पैम मेल जो है वो भेजने के लिए, या फिर किसी की सिस्टम जो है वो डिस्कनेक्ट करने के लिए। ये टारगेट जो है वो नेगेटिव अप्रोच से जो बनाया गया कोड है, डिजाइन किया गया कोड है, इनको मेलिशियस कोड बोलते हैं।
वो कोड किसी भी तरह से हमारे सिस्टम में इंटरनेट की वजह से जो है वो नेटवर्क बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क इट कैन एंटर इन आवर सिस्टम एंड मेनी मोर EXE फाइल्स जो है वो करप्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ मिलेशियस कोड्स। जो 3 टाइप के वायरस जो है वो मेनली होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ट्रोजन टाइप के होते हैं, सेकंड वन जो है वो वॉर्म्स टाइप के होते हैं और थर्ड वन जो है वो बूट टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के वायरस जो है ट्रोजन, वॉर्म्स और ट्रोजन जो है वो क्या करता है वो हमें पता भी नहीं चलता, हमारी सिस्टम में एंटर हो जाता है। और EXE फाइल यानी कि कोई सॉफ्टवेयर है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, EXE का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है उनको धीरे धीरे करप्ट करने लगता है। इसीलिए जो कोई भी रन होने वाला सॉफ्टवेयर हो, चाहे गेम्स हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसका मैनिपुलेशन की हमें जरूरत है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट होने लगता है, ओपन नहीं होने लगता है। जैसे हम अगर नेक्स्ट चैप्टर से जावा प्रोग्रामिंग करेंगे तो जावा प्रोग्रामिंग हमारे साइट नाम के जो सॉफ्टवेयर है, साइंटिला टेक्स्ट एडिटर, इनमें हम जावा प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऐसे जो एडिटर है, सॉफ्टवेयर है, वो शुरू ही नहीं हो पाता। तो ऐसे जो ट्रोजन टाइप के वायरस जो है, ट्रोजन टाइप के वायरस से डिजाइन किया गया जो कोड से बना वायरस है, तो ये EXE फाइल को रीड करता है। और दूसरे टाइप का मैंने बोला वॉर्म्स, WORMS। तो वॉर्म्स जो है वो फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। जितने भी फोल्डर बनाए ना उतना सामने से अपने आप फोल्डर बनने लगते हैं। सभी फोल्डर में न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। आपने द मम्मी देखा होगा, मूवी द मम्मी फर्स्ट, तब तो मैं भी छोटा था, मैं आई थिंक स्टैंडर्ड 8 या 9 में था तभी ये मूवी आया था। अभी मेरे 32 साल हुए, मैं 13 का था तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो द मम्मी 1 आपने देखा होगा। तो ये कीड़े वाला जो है वो कीड़े, एक कीड़े में से 2 होते हैं, 2 में से 4 होते हैं, 4 में से 8 होते हैं, बस दैट इज द सेम थिंग्स इन फॉर्म ऑफ द वॉर्म्स वायरस। तो वॉर्म्स वायरस जो है वो ऐसा ही है, आप जो भी फोल्डर बनाएंगे ऑटोमेटिकली इन फोल्डर में न्यू फोल्डर नाम का एक क्रिएट हो जाएगा, और दूसरा फोल्डर बनाएंगे तो उनमें भी न्यू फोल्डर नाम का एक ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट। जितने भी फोल्डर है उतने फोल्डर में ऑटोमेटिकली इटसेल्फ जो है वो न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर जो है क्रिएट होगा। तो ये क्या करता है, ये जो है वो हमारी मेमोरी को करप्ट करता है, हार्ड डिस्क जो है उनको वो करप्ट करता है। तो ऐसे टाइप का जो वायरस है तो अपने आप जो क्रिएट होता है, एक कॉपी अगर इनकी अगर हमारे सिस्टम में आ गई तो फिर वो कॉपी से दूसरी कॉपी, दूसरी से और दूसरी, ऐसी जो चलता ही रहा जब तक हम उसको खत्म ना कर दे तब तक ऐसा चलता रहेगा और हमारी मेमोरी करप्ट होती जाएगी। और तीसरा टाइप का जो है वो बूट, BOOT बूट। तो बूट वायरस जो है तो वो तो ऐसा वायरस है कि हम कंप्यूटर स्टार्ट करने जाए और हमारा कंप्यूटर ही स्टार्ट नहीं होता, सीधा स्टार्टअप पे ही अटैक करता है, यानी कि रोम पे, रैंडम रीड ओनली मेमोरी रोम पे ही अटैक करता है। जब हम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करता है, हमारा कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप कहाँ से होता है, रैम में से, ठीक है, रोम में से हार्ड डिस्क में से फिर वो रैम में स्पेस लेकर वो स्टार्ट होता है। लेकिन ये जहाँ से स्टार्ट होके जहाँ पे पावर पहुँचता है रोम तक, तो रोम में ही वो जो है वो सेटिंग होते हैं कंप्यूटर के, बायोस बोलते हैं उनको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोडिंग है उसको हम बायोस बोलते हैं। अगर किसी को पता होगा, जिसको फॉर्मेट मारना आता हो, या फिर अगर आपके घर में कोई कंप्यूटर नॉलेजेबल पर्सन हो, अगर वो फॉर्मेट लगाता हो तो आपको पता होगा व्हाट इज बायोस एंड व्हाट इज रोम। तो रोम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोडिंग होता है, इनमें ही अटैक करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कोडिंग को ही करप्ट करता है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कांट स्टार्ट। कंप्यूटर का तो हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो हार्ट के बिना श्वास कैसे चलेगी। तो इसीलिए जो है वो ओएस पे ही अटैक करता है और उनका जो है वो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होने देता। तो ये बूट वायरस, ऐसे कई ज्यादा वायरस है, मैंने तो 3 मेन आपको समझाए। थोड़ी डिटेल में इसलिए गया कि आपको थोड़ा नॉलेज मिले। अगर ज़्यादा टाइम मिला तो ये ट्रोजन, वॉर्म्स और बूट की हिस्ट्री भी मैं आपको दूंगा काफ़ी डिटेल्स है, लेकिन ये हमारा जो टारगेट सिलेबस है वो हम पहले फोकस करना चाहेंगे, इसलिए जब टाइम मिले तब डिस्कशन करेंगे।
तो ये 3 टाइप के जो वायरस है उसके पीछे ऐसे कोड जो है वो कोड से डिजाइन किए गए होते हैं। इस कोड को मेलिशियस कोड बोलते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर जो है वो करप्ट होता है या फिर हमारा फोन करप्ट होता है, जो भी चीज है वो हमारी करप्ट होती है इंटरनेट से जुड़ी हुई। इसके बाद है स्निफिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्निफिंग? द फर्स्ट ऑफ ऑल वन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पर्सन और इंटरमीडिएट सिस्टम। पहले के जमाने में जब लैंडलाइन फोन नया था, लैंडलाइन फोन की शुरुआत थी, लैंडलाइन फोन की भी शुरुआत थी, लैंडलाइन फोन की भी शुरुआत थी, तब क्या सिचुएशन थी? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पता होगी, पेरेंट्स को भी पता होगी आई थिंक, तो वो सिचुएशन ऐसी थी, अगर मैं अगर मेरा सिटी सूरत है, सूरत में मेरा घर सूरत पे और मैं सूरत में रह रहा हूँ, तो फिर मुझे कॉल लगाना है मुंबई या फिर दिल्ली या फिर कई और सिटी में फोन लगाना है, तो मुझे पहले कहाँ फोन करना पड़ता था? मुझे पहले सूरत सिटी के टेलीफोन सर्विस सेंटर पे मुझे फोन लगाना पड़ता था कि मैं मुंबई या फिर दिल्ली जहाँ भी मैं बात करना चाहता हूँ, आप उनसे मेरा कनेक्शन जोड़ दो। तो फिर वो टेलीफोन सर्विस सेंटर में जो भी फोन उठाता है वो हमें कनेक्ट कर देता है दिल्ली, हमको फोन करना है, ठीक है। फिर हम बात कर सकते थे जिससे हम बात करना चाहे। बीच में इंटरमीडिएट पर्सन जो था वो नेसेसरी था, जो कि हमारा वो कनेक्शन करवाता था। तो वो जो इंटरमीडिएट पर्सन जो है, दैट इज मीन स्निफिंग, उसको हम स्निफिंग बोलेंगे। इजंट इट? आर यू गॉट इट? फॉर व्हाट इज द स्निफिंग? स्निफिंग यानी कि वन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज विच कनेक्ट्स टू पर्सन बाय द नेटवर्क। हम पहले सर्विस सेंटर पे फोन लगाना पड़ता था। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट के जमाने में जब टेलीफोन की शुरुआत थी, तो पहले हमें कहाँ फोन लगाना पड़ता था? डायरेक्टली जिससे बात करना हो उसे नहीं लग सकता था, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। पहले हमें हमारे सिटी के सर्विस सेंटर या हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे तालुका जो भी है, जहां से भी हमको लैंडलाइन प्रोवाइड किया जाता था, वहां पे हमें कॉल लगाना पड़ता था। और जब वो सर्विस सेंटर से कॉल उठाए, अगर कोई फ्री हो वहां पे, हमारे लिए उनके पास टाइम हो, अगर वो फोन उठाता है, फिर हम उसको बोलते थे कि मुझे यहाँ पे कॉल करना है, आप हमारी लाइन जोड़ दो। फिर वो हमारी लाइन जो है वो जोड़ता था। तो ये जो इंटरमीडिएट पर्सन जो है, जो हमारी लाइन जोड़ता है, ये स्निफिंग। पहले वो कोई पर्सन था, आज वो एक टेक्निकल फैक्टर्स है, आज वो एक सॉफ्ट फैक्टर्स है, आज एक वो सिस्टम है जो दो सिस्टम के बीच में रह के ये काम करती है। मैं ईमेल करता हूँ और जिसको ईमेल करता हूँ उसके पास ही ईमेल पहुंच जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्निफिंग। बीच में स्निफिंग नाम का एक टेक्निकल फैक्टर जो है वो सॉफ्टली वर्क करता है। क्या वर्क करता है? मैंने जिसका ईमेल आईडी लिखा उसके पास वो तुरंत ही मेरा रास्ता जो है वो साफ कर देता है और उसके पास ही मेरा मेल जो है वो पहुंचता है। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं आपके नंबर पे, तो जब भी मैं आपका नंबर या फिर आपकी प्रोफाइल ओपन करता हूं तो स्निफिंग एक्टिवेट हो जाता है और स्निफिंग एक्टिवेट होकर वो अलर्ट सामने से कर देता है। आपको पता नहीं चलता कि आपको अलर्ट किया, लेकिन ये नेटवर्क को अलर्ट कर देता है कि ये भाई जो है वो उस भाई को मैसेज करने वाला है, अथवा ये भाई जो है और उसकी वो बहन को मैसेज करने वाला है, बराबर। ये फ्रेंड वो उसकी फ्रेंड को मैसेज करने वाला है। तो ये ऐसे अलर्ट दे देता है स्निफिंग, जहां पे हम मैसेज करने वाले होते हैं, जिसकी भी हम प्रोफाइल ऑन करें, और फिर हम मैसेज जो है हमारा सीधा वहां पहुंचता है। लेकिन बीच में अब हमें स्निफिंग की जरूरत नहीं और दिखाई भी नहीं देता। अब लैंडलाइन के हमारा मोबाइल फोन से भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जिससे चाहे बात कर सकते हैं। लेकिन स्निफिंग पहले पर्सन था, आज वो सॉफ्टली नेटवर्क में काम कर रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट तो है ही, विदाउट स्निफिंग वी कांट कनेक्ट टू एनीवन। ये बात आपको याद रखनी है। आपको अगर लगता है कि मैंने फोन लगा दिया और सामने लंदन में किसी ने उठाकर बात कर ली सीधे सीधे, बीच में तो कोई हेल्प तो नहीं कर रहा है, लेकिन बाय द नेटवर्क, बराबर। नेटवर्क में ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो टेक्निकली हमें कनेक्ट करते हैं। विदाउट दिस फैक्टर्स वी कांट कनेक्ट टू ईच अदर। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसे स्निफिंग के प्रॉब्लम होते हैं। स्निफिंग जो है वो भी नुकसान कर सकता है अगर वो हमें किसी दूसरे का कनेक्शन दे दे। तो स्निफिंग क्या है तो वो तो आपने जान लिया, लेकिन स्निफिंग नुकसान कैसे करता है ये आपको अब समझाता हूं मैं।
तो स्निफिंग जो है वो मुझे जिससे कनेक्ट होना है उसके अलावा किसी और को मैसेज अगर मेरा व्हाट्सएप पहुंच जाए तो, मैं अगर कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में मैसेज करना चाहूँ और पहुंच जाए मेरे फादर के पास, तो अगर ऐसा हुआ तो नेटवर्क हो भी सकता है, नेटवर्क है। तो ये किसका प्रॉब्लम है? स्निफिंग का। स्निफिंग जो है वो करप्ट हो चुका है, किसी ने हमारा स्निफिंग यानी कि हमारा नेटवर्क पे जो हमको हैंडल करता है, हमारा मैसेजिस को हैंडल करता है, जो टेक्निकल फैक्टर है, इसको किसी ने हैक कर लिया और अपना कोई स्निफिंग जो है वो डाल दिया है, जिसके अलावा वो नेटवर्क जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। हमारा नेटवर्क क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है। तो हम जिसको मैसेज भेजना चाहे उसको नहीं मिलता, इसके अलावा किसी और को मिलता है। तो आई थिंक आपको व्हाट इज स्निफिंग एंड हाउ, એટલે નુકસાન जो है वो कैसे करता है, स्निफिंग हाउ करप्ट द सिस्टम, बराबर, और हाउ टू करप्ट सिस्टम बाय स्निफिंग, ये आपको पता चल गया होगा। तो अब हम इसके बाद डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इसकी बात करेंगे। तो उसका जो बात हमने अभी की कि अनएक्सपेक्टेबल मूवमेंट जो होती है, इसी की बात है। गुजराती में अगर मैं बोलूँ तो सर्विस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए जो अटैक होता है, सर्विस का एक्सेप्ट नहीं करने के लिए जो अटैक होता है, उनको बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल यानी कि अनएक्सपेक्टेबल, वो स्वीकार नहीं करते। अगर किसी ने हमें मैसेज भेजा, बराबर, और वो मैसेज हमको कुछ डिस्टर्बेंस वाला लगा, तो हम उसका कांटेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ से हमें ये मैसेज आया। फिर वो जो है जिसने मैसेज भेजा वो बोलता है मैंने तो ऐसा मैसेज भेजा ही नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता और हम पे अटैक करता है कि ये आपका फॉल्ट है, आपके। तो ऐसा जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं डेनियल्स ऑफ सर्विस अटैक। तो ये जुमलेबाजी जो है वो भी इंटरनेट पे बहुत चलती है, किसी स्पैम मेल्स जो है वगैरह हमें आते रहते हैं, या फिर अनवांटेड मैसेजेस कई बार हमें देखने को मिलते हैं। हमारे टेक्स्ट मैसेज में भी ऐसे देखने को मिलते हैं, आप इतने 1000 ऑफ रुपए जो है वो जीत चुके हो, आप 2000 फॉर्म के पेमेंट करो, आपको 2 लाख आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। फिर हमारा 2000 भी चला जाता है, फिर हम केस करते हैं कि ये नंबर से मुझे फ्रॉड कॉल आया था और मुझे बोला था, फ्रॉड ईमेल आया था। फिर वो अटैक करते हैं कि ये देखो हमारा है ही नहीं और आपने किसी और ने भेजा होगा। तो ये वगैरह जो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है। उसके बाद का जो है वो स्पूफिंग, साइबर वेंडलिज्म। साइबर वेंडलिज्म यानी कि वो ऐसा होता है ना, हमारी फोटो कोई मिसयूज करे। पहले बहुत चलता था, पहले किसी व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो, उनकी फोटो चुरा के या फिर किसी सिस्टम में से लेके अगर हम किसी को हैरान करना चाहे तो उसकी फ़ोटो जो है इसका मिसयूज़ करके हम अगर शेयर करते हैं, एडिट करते हैं, तो ये सब जो है वो ये साइबर वेंडलिज्म है। किसी की फ़ोटो मिसयूज़ करना, किसी की डिटेल्स जो है उसको मिसयूज़ करना, किसी की फेसबुक से फ़ोटो चुरा कर उनको अनऑथोराइज्ड शेयर करना। हमारे पास अगर राइट्स नहीं, परमिशन नहीं, फिर भी हम ये सब अगर करते हैं तो ये सब साइबर वेंडलिज्म है। उसके बाद जो है वो स्पूफिंग यानी कि चीटिंग, छेतरपिंडी। तो ये तो सब आपको पता ही है। आप किसी लड़की का नाम की फेक आईडी बना के कोई किसी लड़के को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं, या फिर किसी लड़के की फेक आईडी बना के, जो ओरिजिनली लड़की है, लड़के की फेक आईडी बना के किसी लड़की को, ये सब जो होता है उसको स्पूफिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पूफिंग यानी कि छेतरपिंडी। फेक आईडी, इंस्टाग्राम में फेक आईडी हम देखने को मिलती है, फेसबुक में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद कई टाइप्स की जो स्पूफिंग है जो होती है, जैसे अभी हमने बात की जो स्पैम ईमेल्स जो है, और आप
कभी मूवीज़ में भी ऐसे कंसेप्ट देख सकते हैं कि ईमेल से जो है वो स्पूफिंग करते हैं और फिर कितना रुपए जो है वो खा जाते हैं, और गलत वेबसाइट बना के कस्टमर को जो है वो मिस गाइड करते हैं। ये सब स्पूफिंग का ही एग्जाम्पल्स है, और कई सारे एग्जाम्पल जो है उसके लिए हम दे सकते हैं। जो भी चीटिंग होती है इंटरनेट पे, ये सब स्पूफिंग का कंसेप्ट है। तो चीटिंग को हम इसमें अच्छी तरह से लेंगे। तो उसके बाद ये 5 पॉइंट हमने देखे सिक्योरिटी थ्रेट्स के, और उसको अचीव करने के लिए ये 5 पॉइंट्स हमने देखे, तो उसके सामने ये 5 पॉइंट्स को अचीव करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए हम कौन कौन से सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमें पॉइंट जो है वो दिया गया है, सिक्योरिटी मेजर्स। ये 5 टाइप के पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये 4 पॉइंट जो है ये हमारे पास है। इसकी वजह से ये 5 जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। ऐसी हमें यहाँ पे गाइडलाइन दी, સિક્યુરિટી મેઝર્સ, બરાબર, એટલે કે સુરક્ષાના ઉપાયો, સોલ્યુશન. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ફર્સ્ટ મેજર્સ इज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर द मैलिशियस कोड. वायरस को अगर हमें हमारे सिस्टम से दूर करना हो तो इसके सामने एंटीवायरस, जैसे वैक्सीन, आज कोरोना जो है वो वायरस है, तो उनके सामने एंटीवायरस वैक्सीन जो है वो काफ़ी सारे कंट्रीज जो है वो क्रिएट बना रहे हैं. ठीक है, तो किसके लिए? ये वायरस को अवॉइड करने के लिए, उसको मारने के लिए. तो इसमें वैसी तरह इसमें भी जो वायरस जो हमारे सिस्टम में अगर आ जाते हैं तो इनको करप्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होती है. हमारे कंप्यूटर में हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो लगाना चाहिए. काफ़ी सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है अब मार्केट में अवेलेबल है. क्विकिल है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी है, कास्परस्काई है, एवीजी है, कई सारे हैं. आप गूगल में अगर सर्च करेंगे लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आपको काफ़ी सारे एंटीवायरस के नेम जो है वो मिल जाएंगे. तो ये एंटीवायरस क्या करता है? ये वायरस कोड जो है, मेलिशियस कोड जो है, उसको क्या करता है? करप्ट कर देता है, उनको सिस्टम में ख़त्म कर देता है. इसलिए हमारी सिस्टम को कोई EXE फाइल को कुछ होता नहीं. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बाद फायरवॉल. फायरवॉल इज वन टाइप्स ऑफ वॉल. इट स्टॉप सम अनएक्सपेक्टेबल नेटवर्क मैसेजेस या फिर नेटवर्क वेबसाइट्स. वो जो भी अननेसेसरी वेबसाइट जो है उनको फायरवॉल 2 टाइप के होते हैं. फिजिकल फायरवॉल भी होते हैं और वर्चुअल भी फायरवॉल होते हैं. फिजिकल फायरवॉल एक राउटर होता है, राउटर में सेटिंग किए गए होते हैं. तो सेटिंग में जो भी नेटवर्क में जिस वेबसाइट का नाम और जिस फाइल्स का नाम अगर सेट है तो उस फाइल और वेबसाइट ही ओपन हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, उसके अलावा हो सकते नहीं. और एक सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल किया जाता है. तो वो फायरवॉल अगर कोई किसी कंप्यूटर लैब में आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट को, और सभी स्टूडेंट जो है वो अच्छे और सच्चे नहीं होते, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी जानता हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. स्टूडेंट, मैं भी एक समय में स्टूडेंट था, तो वो मुझे भी ये बात जो है वो कनेक्टेड है. तो सभी स्टूडेंट जो है वो एक जैसे नहीं होते. किस स्टूडेंट को तो थोड़ा इधर उधर होने का मन करता है, पढ़ाई के अलावा कुछ और करने का. तो मान लो आपको अगर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है और आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई काम आपके स्टडी की वेबसाइट ही आप ओपन करना, और कुछ जो है वो इंटरनेट में आप मत ओपन करना. तो कोई एक स्टूडेंट तो ऐसा जरूर होगा कि वो इंस्ट्रक्शन के ओपोज में जाके जो नहीं ओपन करना चाहिए, वो सोशल मीडिया, फेसबुक हो या फिर कई जो उनको कंप्यूटर लैब में नहीं खोलनी चाहिए वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स या फिर ऐसी कोई गेम्स या फिर सोशल मीडिया ओपन करके उनमें कुछ करने लगता है. तो इसके सॉल्यूशन में फायरवॉल जो है, तो फायरवॉल हमें ऐसी सुविधाएं देता है कि जो भी अगर स्टार्ट ना करना चाहे तो वो नहीं होता. अगर कंप्यूटर लैब में फायरवॉल इंस्टॉल कर देता है सर्वर में, और उन फायरवॉल में
सिलेक्टेड वेबसाइट की आईपी ही, सिलेक्टेड वेबसाइट का नेटवर्क ही सेट कर देते हैं तो सिलेक्टेड वेबसाइट ही ओपन होती है। अगर कोई फेसबुक करना चाहे तो फेसबुक की रिक्वेस्ट कोई क्लाइंट या फिर कोई स्टूडेंट अपने कंप्यूटर पे फेसबुक लगा के एंटर करता है, सर्च करता है, तो फिर फेसबुक की रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंच सकती है? सर्वर तक, सर्वर से फायरवॉल तक। तो अंदर बैठा फायरवॉल जो है वो सीधा वो रिक्वेस्ट को ये जो बॉल जो है वो बॉल में कहवे ना कि हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर ये कोई बॉल है मेरे पास, वो बॉल में अगर दीवार पे जो पछड़ा वो फिर मेरे पास आता है, ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो फायरवॉल पे पछड़ा के फिर वो क्लाइंट के पास चली जाएगी, रिक्वेस्ट फेसबुक सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो फायरवॉल जो है ऐसा जो हमें सुविधाएं देता है कि अनवांटेड और अननेसेसरी वेबसाइट हो, अननेसेसरी ईमेल्स हो, अननेसेसरी मैसेजेस हो, ये हमें ओपन नहीं होने देती और भेजने भी नहीं देती। तो फायरवॉल जो है वो वॉल की तरह काम करता है। इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट, कोई अगर गलत वेबसाइट बना के अगर आप सोच लो कि कोई एक वेबसाइट है, स्टडी रिलेटेड वेबसाइट है, तो स्टडी रिलेटेड वेबसाइट ऑफिशियल है, सच्ची है या गलत है, ये हमें कैसे पता चलना चाहिए? तो इसके मेजरमेंट के लिए एक डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट का मार्का उस वेबसाइट में हो तो हम कॉन्फिडेंसली ये कह सकते हैं कि ये वेबसाइट सच्ची है। तो ऐसा कोई जो है आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिसको डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं। कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट हो तो उसको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहिए और उनको एक मार्क जो है वो देना चाहिए कि उस सिंबल की वजह से, उस सर्टिफिकेट की वजह से लोगों को पता चले कि वो सही वेबसाइट पे आए हैं, गलत वेबसाइट नहीं है। लेकिन एक नाम जैसी दूसरी वेबसाइट जो है वो हमारा फायदा उठा जाती है। एक ही नाम, सिर्फ एक स्पेलिंग, एक कैरेक्टर ही एक गलत होता है, बाकी सेम वेबसाइट जो है लोग, अगर जो डेटोल का साबु, डेटोल का सैनिटाइजर, आज हम मेरी बात कर रहा हूँ, मार्च महीने में डेटोल का सैनिटाइजर जो है वो मिलना बहुत कठिन हो गया था, जहाँ पे ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई और सभी ब्रांड के सैनिटाइजर जो है वो नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैं डेटोल का सैनिटाइजर खरीदने गया तो मुझे दिया, मैं तो खुश हो गया, ओहो मुझे डेटोल का मिल गया। सब लोग कहते हैं नहीं मिलता, बंद हो गया। फिर घर पे आके मैंने शांति से पहले मैंने सैनिटाइज किया तो फिर मैं ये क्या, जो स्मेल जो है वो डेटोल की तो नहीं है। फिर मैंने देखा स्टिकर भी वही, सब वही, लेबल भी वही, सब कॉपी टू कॉपी, लेकिन डेटोल नहीं, डेटो था, DETTO, पीछे L नहीं था। स्टाइल भी वही, डेटोल जिस स्टाइल में लिखते हैं उसी स्टाइल में डेटो लिखा था। लेकिन मैं हिप्नोटाइज हो गया जब लेने गया, फिर मैंने देखा ही नहीं, उन्होंने भी दे दिया, मेडिकल वाले ने भी दे दिया, लेकिन मैंने ही देखा नहीं। ये सेम लेबल, सेम स्टिकर, सेम इंस्ट्रक्शन, ये सेम वो स्टाइल भी ऐसी डेटोल लिखने की। फिर घर में आके देखा कि ये डेटो है, डेटोल नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट में भी ऐसा होता है, एक कैरेक्टर जो है वो मिसिंग होता है और वेबसाइट अलग खुल जाती है और हमारा फायदा उठा जाती है। तो ये सब जो है वो उसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जो है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो एक नेटवर्क का फैक्टर है जो हमारा डेटा जो है, जो जहां हम भेजना चाहते हैं वहां पे ले जाता है। मैं व्हाट्सएप आपको करता हूँ तो मेरा मैसेज जो है वो नेटवर्क में, अथवा मैं फेसबुक की रिक्वेस्ट अगर करता हूँ मेरे मोबाइल से या PC से, मैं फेसबुक सर्च करता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो फेसबुक सर्वर तक ले जाने वाला और कोई नहीं। अगर जो SSL हो तो अच्छा होता है। SSL पहले नहीं था, पहले सिर्फ HTTP ही ये काम करता था। आज भी HTTP के बिना ये काम नहीं हो सकता। हमारी सभी रिक्वेस्ट सर्वर के पास कौन पहुंचाता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बराबर। तो ये विदाउट HTTP हम कोई भी इंटरनेट से व्यवहार नहीं कर सकते। आप अगर देखना कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप अपने गूगल पे लिखोगे, एंटर मारोगे तो ऊपर एड्रेस बार में पहले HTTP लिख कर आ जाएगा, फिर आपका जो भी आपने सर्च किया वो आ जाएगा। तो HTTP पहले अकेला काम करता था, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक ले जाता था, लेकिन वो अनसिक्योर था। वो अकेला जहां का जो है वो उसकी लिमिट आ जाती थी, कोई हैक कर लेता था, करप्ट कर लेता था, कितनों की रिक्वेस्ट HTTP ले जाए और लाए। तो सिक्योरिटी जो थी वहां पे कम थी, इसलिए HTTP के साथ ये जुड़ा SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर।
तो HTTP अब उसके पास SSL रखता है, तो अब हमें HTTP की जगह कहां कहां ऐसा भी देखने को मिलेगा एड्रेस बार में HTTPS। पहले सिर्फ हमें यही देखने को मिलता था HTTP, बराबर। अब HTTPS हमें देखने को मिलेगा। तो ये S जो है वो इनका है, तो इसका मतलब ये है कि S जो है वो SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, एक लेयर है जो हमारा रिक्वेस्ट, हमारा मैसेज जो है वो सिक्योरली, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योरली वो लेयर हमारा मैसेज, हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक पहुंचाता है, और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो सिक्योर सॉकेट लेयर ही हमारे क्लाइंट तक पहुंचाता है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर वन टाइप्स ऑफ बॉडीगार्ड, HTTP का ये बॉडीगार्ड है। तो अगर HTTP के पास अब ये बॉडीगार्ड है तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सही तरह से सर्वर तक पहुंच सकती है और सही तरह से उनका रिस्पॉन्स जो है हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाली बात है, आपको याद रखनी है। काफी सारे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स या चैप्टर में दिए गए, वो आपको याद रखने हैं। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आगे का पॉइंट अब हमारा होगा सिक्योरिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखता हूँ। आप सब ध्यान से ये वीडियो देखना, समझना, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से रीड करना टेक्स्ट बुक। इफ यू फेल्ट एनीथिंग नेसेसरी प्लीज डू द अंडरलाइन। देन नमस्कार, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।